नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्रे के आर्टिकल के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टोरीज ओल्ड एंड न्यू। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे हैं जो एथिक्स और वैल्यूज़ जो जो लेसन्स होते हैं उनमें जो हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, वो और भी बढ़िया तरीके से हमें सिखाएंगे अगर हम उन्हें एक स्टोरी वे की तरह जो है प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। तो जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है, जो एथिक्स और वैल्यूज के लेसन्स हैं, उनको अगर स्टोरी वे में हम प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर ये ऑथर बात कह रहे हैं। और इसीलिए शायद जो मैथोलॉजी है, जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध रहती हैं। बाकायदा जो रिलीजियस कमांडमेंट्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो ऐतिहासिक कहानियां हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध रहती हैं। जो टेल्स होती हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध रहती हैं क्योंकि वो एक स्टोरी वे के तहत जो है प्रेजेंट की जाती हैं लोगों के सामने, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। एक पीढ़ी जब सुनती रही कहानियां सुनती है, फिर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देती थी। ऐसा चलता आ रहा था पिछले काफी लंबे अरसे से। तो अभी ये रुझान अभी भी है। जो दादी होती है अपने जो नाती होते हैं उनको कहानियां सुनाते हैं, ऐतिहासिक कहानियां सुनाते हैं। तो बच्चे को गाइड करने के लिए, बच्चे को सही डायरेक्शन देने के लिए ऐसी कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां बनाई गई थी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे टेल्स हैं, जैसे जतका के टेल्स हैं, पंचतंत्र है, ओके, सूफी है, जन स्टोरीज है, एसॉप फेबल्स हैं। तो ये सभी जो है एंटरटेनमेंट के कुछ ना कुछ प्रकार हैं जो कि बढ़िया तरीके से जो रीडर है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और एक तरह से एंटरटेन कर देते हैं, और ये भी बताते हैं कि क्या काम आपने करने हैं और क्या नहीं करने हैं। और आगे चर्चा कर रहे हैं जो एपिक्स हैं, हमारे महाभारत और रामायण जैसे। तो इनमें भी बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं, जो स्टोरी लाइन ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ जो उनके प्लॉट से जुड़े हुए हैं। स्टोरीज के बीच में से जो स्टोरीज निकल कर आती हैं, नैरेटिव्स निकल कर आते हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे आप किसी फूड कोर्ट में एंटर कर रहे हो तो आपके सामने अलग अलग तरह के जो है फूड है, ठीक है, जो आपको जो है एंटरटेन करेंगे, जो आपको मिलेंगे। और ऐसे ही जैसे आप किसी ट्रेड फेयर में चले गए हो, जैसे एक मेला लगा हुआ है तो उसमें आपको भांति भांति प्रकार के आपको झूले मिलेंगे, एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत में भी स्टोरीज के बीच में बहुत सारी स्टोरीज निकल कर आती हैं। तो इस तरीके से उनका निर्माण किया गया है कि अच्छे से समझ आए जो भी रीडर होगा उसको। और अद्भुत बात यहाँ पर यही चीज निकल कर आती है कि जो भी आप चीज इन स्टोरीज में पढ़ते हो आपके भीतर जो है ना सदा के लिए बस जाती हैं वो। तो ये एक स्पेशल इनका जो है एक गुण कह सकते हो आप। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन स्टोरीज हैं उनके साथ ये नहीं हो रहा, जो बाहर की जो फॉरेन की स्टोरीज हैं वहां पर भी टेल्स चलती हैं। वहां पर भी अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज बनाई हुई हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। तो वहां पर भी सेम यही जो है इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है जब वो स्टोरीज पढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक रीनाउंड हॉलीवुड क्रिएटर है फिल्मों के जिनका नाम है सेलिल बी डिमाइल। तो जिन्होंने फिल्मों बनाई हैं जैसे सैमसन हो गया, डेलिला हो गया, द किंग ऑफ द किंग्स हो गया। तो एक बार ये मीटिंग में बैठे थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, कुछ प्रोड्यूसर्स थे, जहां पर बातें चल रही थी द शॉर्टेज ऑफ गुड स्टोरी लाइन्स की, अच्छी स्टोरी लाइन्स की शॉर्टेज चल रही है। तो इनसे सवाल किया गया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो तभी स्माइल करके डिमाइल जी ने जवाब दिया कि मेरे पास जो है ना वो सारी स्टोरीज हैं नए और पुराने टेस्टामेंट्स में जिसकी मुझे जरूरत है। तो कहने का मतलब जो पुराना इतना बड़ा भंडार आपके पास पड़ा हुआ है उसको भी हम सही तरीके से समय के हिसाब से कंसेप्चुलाइज करके उनको पेश कर सकते हैं। तो वो नई भी हो गई और पुरानी भी हो गई। तो यहाँ पर एपिक्स और जितनी भी स्क्रिप्चुरल स्टोरीज पूरे वर्ल्ड में हैं, जितने भी टेल्स हैं, जितने भी फैबल्स हैं, वो एक बड़े तरीके का जो स्टॉकिंग वे है ना वो इस तरीके से प्रभाव डालती हैं और जो इमेजिनेशन है उसको क्रिएटिव बनाती हैं। और जितने भी यहाँ पर वर्जन्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं हम, और जो बेसिक स्टोरी लाइन है उसको भी हम एक्सटेंड करते हैं कि मतलब जिस तरीके से समय के हिसाब से हम उसको कंटेक्चुअलाइज कर सकें, हम उस हिसाब से करते हैं कि जो श्रोता है उसको क्या चीज़ पसंद आएगी, और उसी के हिसाब से ही हम उसको फिक्शनलाइज करते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि इसमें कोई अद्भुत नहीं है अगर हम ये कहें कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, वो स्टोरीज से बना हुआ है कि एटम से नहीं बना हुआ है। तो ये ऑथर का यहाँ पर कहना है। कहने का मतलब है कि स्टोरीज के भंडार है, टेल्स के भंडार है, बस आप उसको
अपने वे में सोचो और उसको प्रेजेंट करने का आपका माइंड जो है ना, वो उस हिसाब से शार्प होना चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है वर्ल्ड में। आप सिर्फ उस हिसाब से सोचना शुरू करो, आपके सामने रिजल्ट निकलने आने शुरू हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो जो प्लान बनाया गया था वर्क कर गया और जीएसटी में वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आ रही थी डाटा एनालिटिक्स की, और फ्रॉडलेंट हो रहा था बहुत बड़े पैमाने पर, चोरियां हो रही थी जीएसटी की, और बहुत जो है इंसान पकड़े भी गए हैं जिन्होंने जीएसटी में किसी न किसी तरीके की हेराफेरी करने की कोशिश की है। तो जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद भारत सरकार काफ़ी सतर्क हुई, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन के तहत जीएसटी कलेक्शन जो आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी। तो ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग में पहली बार वृद्धि काफ़ी देखने को मिली, और जो उसमें भी लूप होल्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, सही किया गया, और जो दिसंबर का डाटा आया उसमें और बढ़िया तरीके से कलेक्शन हुई। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे जी, इन्होंने बताया कि टैक्स कलेक्शन जो दिसंबर में आई उसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इवेजन भी हो रहा था, जो क्रैकडाउन भी हो रहा था, गिरावट आ रही थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में, मतलब कि जो चोरियां हो रही थी, तो उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी रहा। तो फिर भी जो है इकोनॉमिक रिकवरी के साथ जो है उसको कपल करके हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक जो है रिकवरी की ओर जा रही है। इसके अलावा जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जिनका काम होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना। उन्होंने भी अच्छे तरीके से डाटा एनालिटिक्स को डिप्लॉय किया, मतलब कि अगर कोई जीएसटी भर रहा है तो सही डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल हो, तो उसमें डाटा मैनिपुलेशन किसी तरीके का ना हो, उसको सही तरीके से उसके ऊपर नज़र बनाई रखी, और आइडेंटिफाई किया कि कौन यहाँ पर जो है फ्रॉड कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और जो भी यहाँ पर फेक बिल्स बना रहे हैं, जो गलत क्लेम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जो लीकेजेस को हटाया गया है और जो ऑडिट ट्रायल्स किए गए हैं इनकम और प्रोडक्शन चेन में, तो वो जो है हेल्प करेंगे हमारा जो जीएसटी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उसको और बढ़ाने में। तो अभी 11.6% के हिसाब से कलेक्शन जो है बढ़ी है, और 1.15 लाख करोड़ जो है दिसंबर में कलेक्शन जो है पहुंच चुकी है, और अभी तक की ये सबसे हाईएस्ट है जब से जो है टैक्स रेजीम जो है रोल आउट हुआ है जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, आधी रात को फंक्शन हुआ था पार्लियामेंट में, तब इसको लागू किया गया था। तो तब से लेके अब तक हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई है दिसंबर 2020 में। तो अभी भी जो है यहाँ पर काम चल रहा है। जो भी जिस तरह की खामियां आ रही हैं जीएसटी कलेक्शन में, अगर उसका बेस हमने बढ़ाना है जीएसटी का, ठीक है, उसका दायरा बढ़ाना है, कहने का मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अभी भी जीएसटी में नहीं है, तो अगर उनको भी जीएसटी में इंक्लूड कर दी जाती है तो और उसका दायरा बढ़ जाएगा। और भी जो एग्जाम्पशंस दी हुई हैं जीएसटी में, टैक्सेस में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेक्टर्स में, अगर उनको भी रिड्यूस करें तो भी जो है हमारा जीएसटी चेन जो है वो अच्छे से काम करेगा, और जो यहाँ पर रुकावटें आती है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्स होता है, जो पेट्रो फ्यूल ड्यूटीज होती हैं, तो अभी के लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जीएसटी से बाहर है, और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम है वो भी जो है जीएसटी से बाहर है, अल्कोहल भी जीएसटी से बाहर है, और रियल एस्टेट जो है वो भी जीएसटी से बाहर है। रियल एस्टेट में भी रजिस्ट्रीज जो होती हैं उसके ऊपर भी जितने की भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसमें 4 से लेकर 6% तक एक जो है टैक्स लगता है, जिसको हम रजिस्ट्री टैक्स बोलते हैं। वो सीधा के सीधा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके खाते में जाता है। तो इस तरह से काफी खर्चा होता है कंज्यूमर का। तो अभी के लिए फिलहाल ये जीएसटी से बाहर है। इन सभी चारों चीजों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट फोकस करके चलती है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनमें से स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा आता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रो फ्यूल ड्यूटीज खास तौर पर जो कि डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको भी जीएसटी के अंदर लेकर आओ, और जो अल्कोहल है, रियल एस्टेट जो है, उसको भी आप जो है जीएसटी के अंदर लेकर आओ। और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो है आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो ये भी बढ़ जाएगा। तो देखो जब से जीएसटी लागू हुआ ये 4 चीजों के बारे में तब से चर्चा हो रही है, और तब से स्टेट नहीं माने थे कि ये 4 चीजें जो है इनको भी अब जीएसटी में डाल दो। ये स्टेट्स के ही कहने पर इनको अलग रखा गया था, और अभी चर्चा चलती है कि इसको भी इसके अंदर डालो, लेकिन अभी भी स्टेट्स नहीं मान रहे हैं।
तो अगर स्टेट्स अगर इनके ऊपर भी राजी हो गए तो उनके पास अपनी कलेक्शन कुछ नहीं रह जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी की पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि कैसे लाएं, तो उसके लिए सरल सा उपाय सोल्यूशन यही बताया गया है कि आप इन चारों चीजों को जीएसटी के अंदर ले आओ। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी और क्या हमें काम करने की जरूरत है। हमें जो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन चेन चलती है फ्रॉम बल्क रॉ मटेरियल टू दोज वो यूज देम एज इनपुट्स, जो उन रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं फिर आगे का कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसकी जो पूरी ट्रांजैक्शन चेन है उसको ट्रेस करो। तो यहाँ पर कोई भी जो एक बड़ा वॉल्यूम, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम खरीद रहा है रॉ मटेरियल का, तो वो कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस जरूर करेगा। तो यहाँ पर जो है जो भी सर्टेन इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होंगे, जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू निकल कर आती होगी, जो भी यहाँ पर टैक्स होगा वो उसको पे करना होता है। तो अगर उसने टैक्स नहीं पे किया, जो उसने रॉ मटेरियल का बल्क खरीदा है उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, या फिर आगे जो उसको आउटपुट निकाला उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, तो उसको आप इजीली पिन डाउन कर सकते हो और इवेजन जो है उसको रोक सकते हो। और जो टैक्स यहाँ पर पे किया जाता है, ओके, तो उसको डिवाइड किया जाता है बाय रेट ऑफ टैक्स, ओके, वैल्यू एडेड उसको बोला जाता है, ओके। फिर बाद में क्या होता है, उसको तोड़ा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट्स में। और ग्रॉस प्रॉफिट भी फिर कैसे टूटता है, जो वेजेस में कॉस्ट निकल कर आती है, सैलरीज में कॉस्ट निकल कर आती है। अगर बात करें सैलरीज की, तो उसमें से जो आप टैक्स निकालोगे तो उसमें से जो इनकम जा रही है तो इनकम टैक्स निकलता है, और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस तरीके से आप उसमें से भी जो है आपकी पूरी अप्रोच हो जाएगी कि अगर सैलरी से भी पैसा किसी के पास जा रहा है तो उससे भी इनकम टैक्स निकलता है। जितना भी आपने स्लैब रखा होगा, अगर उसमें से वो इनकम टैक्स या सैलरी वाला बंदा अगर एलिजिबल है तो उससे भी हम टैक्स ले सकते हैं। तो ये जो है लिंक एस्टेब्लिश करेगा एक जीएसटी डाटाबेस और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उन दोनों के बीच में, और जो है आपकी कलेक्शंस को जो है ना ओवरऑल और जो है बढ़िया तरीके से बढ़ा देगा आने वाले समय में, अगर आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन चेन को अच्छे से ट्रैक करके चलोगे तो यहीं पर प्रॉब्लम्स बेसिकली आती हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स में ही घपला कर जाते हैं, उनके बिल सही तरह से नहीं बनाते हैं, और कुछ जो है जब उसकी एंडिंग, जब फाइनल आउटपुट निकल कर आती है, जब वो सेल के लिए बाहर अवेलेबल होता है कोई भी प्रोडक्ट, वहां पर भी जो है हेरा फेरी हो जाती है, सही बिल नहीं बनाए जाते कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी का नेटवर्क है वो अभी के लिए ऑटो जनरेट करता है जो आईटीसी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो डाटा इनके पास आता है, जो रिटर्न फाइल की गई होती हैं सप्लायर्स के द्वारा, और उसको कलेक्ट करता है दोबारा से। और जो टैक्स पे किया जाता है ऑन सप्लाईज किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के बकायदा, तो उसको पूरा का पूरा ट्रैक करके चलता है। तो ये जो आईटीसी सर्टिफिकेट इस हिसाब से जनरेट होते हैं, जो रिटर्न फाइल होती है और जो टैक्स पे किया जाता है सप्लाईज के ऊपर उसके द्वारा। तो इससे भी जो है फ्रॉडलेंट क्लेम जो है उसको कर्व करने की, उसको मतलब फाइंड आउट करने की जो है मदद मिलती है। और आगे बात करें, जिस तरीके से अभी टैक्स प्रणाली चल रही है कि जैसे अभी जो बायर होता है, जो वस्तु खरीदता है, वो टैक्स जो है दे देता है जो यहाँ पर सेलर होता है, फिर सेलर आगे जो है गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है टैक्स। तो यहाँ पर इसको बोल रहे कि रिवर्स करो। इसमें रिवर्स क्या करो कि ऐसा करो कि जो बायर है ना, जो टैक्स कर रहा है, दे रहा है, जो वो चीज वस्तु खरीद रहा है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा बाहर से, अगर आपको उसका पूरा बिल मिल रहा है तो फिर आप उसमें खुद जीएसटी पे कर रहे हो, कस्टमर जीएसटी पे कर रहा है, और सेलर सिर्फ उसको जो है आपका टैक्स जो है आगे फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं कि सीधे सीधे जो बायर है, जो टैक्स दे रहा है, उसको डायरेक्टली अप्रोच कर दो आप गवर्नमेंट के साथ, ओके। तो मतलब कि टैक्स जो है सीधे सीधे गवर्नमेंट को बायर ही पे करे। तो इस तरीके से प्रणाली बनाओ, और जो वेंडर है, ठीक है, उसको भी आप रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि उसी के बिहाफ के ऊपर टैक्स पे होगा, उसको भी हमने छोड़ना नहीं है, उसको भी रिकॉग्नाइज करना है। तो इसको कंपेल करने की बात की गई। इससे भी जो है स्मॉल सप्लाई जो है वो भी टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे। बेसिकली होता यही है, जो छोटे प्लेयर होते हैं वो बच जाते हैं टैक्सेस। तो वो यहाँ पर अगर बायर आता भी है तो उनके अगर नॉलेज में बायर हैं, ठीक है, उनके पक्के ग्राहक हैं, तो फिर वो पक्का बिल ही नहीं देते, वो सिर्फ एक सफेद कागज के ऊपर बिल बनाकर सौंप देते हैं, और जो टैक्स बनता है, देना होता है, उसके बारे में कोई भी लेनदारी देनदारी कुछ भी नहीं साबित होती बाद में। तो इन सब चीजों को सही करना है, तभी जो है टैक्स बेस बढ़ेगा और जो है कलेक्शन जो है वो बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो यही था पूरा आर्टिकल, जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ाएं, जीएसटी में और वृद्धि कैसे लेकर आए, तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा की गई। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं टुवर्ड्स एफिशिएंट प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस,
कि नेचुरल गैस की क्या प्राइसेस लगनी चाहिए, उसके बारे में जो है एफिशिएंट स्टेप्स जो है उठाए गए हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। तो पिछले महीने में जो रेगुलेटरी है उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया है इंडियन गैस एक्सचेंज के लिए। सो इंडियन गैस एक्सचेंज भारत का नेशनल लेवल पर पहला जो है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर बात की जाएगी नेचुरल गैस के बारे में। तो इसको कहा गया है कि एक वेलकम रिफॉर्म है, जो आने वाले समय में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो प्राइस रिकवरी होगी नेचुरल गैस की, जो भारत में नेचुरल गैस के भंडार हैं, तो क्या प्राइस उनका लगेगा, क्या उनका मतलब वैल्यू होगा और किस हिसाब से उसकी जो है वेटेज होगी, तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जो है आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी और जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो भी जो है बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो बात करें नेचुरल गैस की, तो ये एक जो है साफ और जो है एफिशिएंट फॉसिल फ्यूल है, जो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आने वाले समय में नेचुरल गैस की डिमांड काफी बढ़ेगी। एक और जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन आपको देखने को मिलेंगे, और एक और जो नेचुरल गैस है उससे जो है इस फ्यूल को यूज करके भी जो है आपको वाहन चलते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल जो है दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें इंडियन गैस एक्सचेंज की, तो ये एक तरह से एक एफिशिएंट प्राइस सिग्नल जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रोवाइड करेगा, जो भी इस मार्केट में आके पार्टिसिपेट करेगा, जो भी इस मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। और साथ ही साथ आईजीएक्स जो है ग्रोथ को भी यहाँ पर फैसिलिटेट करेगा, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आएंगी या भारत के भीतर से भी आएंगी, उसको भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा, ताकि जो कि गैस वैल्यू चेन है उसको बरकरार रखा जाए, उसको और एक्सपेंड किया जाए। तो भारत यहाँ पर चाहता है कि जो भारत की यहाँ पर जो गैस का शेयर है उसको बूस्ट करें इन इट्स ओवरऑल कमर्शियल एनर्जी मिक्स। तो ओवरऑल मतलब कि इसके गैस के अलावा जितने और भी हम तरह तरह के फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, तो इस सभी की यहाँ पर जो कमर्शियल एनर्जी मिक्स है उसमें गैस का भी जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा खासा हो। तो भारत की ये एम है, भारत ये चाहता है। तो अभी के लिए ये सिर्फ 6% है, तो अभी 15% हो जाएगा बाय 2030 गैस का शेयर, जो हमारे बाकी के जो फ्यूल्स है, बाकी के केमिकल जो गाड़ियां चलाने के लिए यूज करते हैं या और किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो 15% तक होगा नेचुरल गैस का भी शेयर उसमें 2030 तक। तो अभी रिसेंटली जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2024 तक जो है $60 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट आएगी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि हम जो है गैस मार्केट को सेटअप करेंगे नेशनली। और अगर कोई गैस मार्केट सेटअप होती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो काफी फायदा जो है आने वाले समय में जो है देखने को मिलेगा। तो आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलएनजी भी बोलते हैं, तो उससे जो आईजीएक्स है वो इनेबल हो जाएगा। जो बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे इस गैस के, वो जो है ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट में भी, और विद द फिजिकल हब्स जो कि बने हुए दहेज में, और हजीरा जो कि गुजरात में पड़ते हैं, और काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वहां से भी वो ट्रेड कर सकते हैं फिजिकल हब को स्पॉट करके। तो अभी के लिए भी बात करें तो जो आधी डोमेस्टिक गैस जो हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यूज करते हैं, वो इंपोर्टेड एलएनजी होती है। ओके, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो आधी जो क्षमता हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि जो एलएनजी सप्लाईज हैं, ओके, तो यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे के सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि 1 साल से ऊपर के समय का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 साल का, 3 साल का। ओके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि एक ही बार प्राइस डिसाइड हो गया कि इसी प्राइस पे जो है आपको इतने टन या इतने हिसाब से जो है आपको गैस मिलेगी। तो उसमें प्राइस रिजिडिटीज आ जाती हैं। मतलब अगर प्राइस जो है बढ़ोतरी से लगा दिया है तो फिर वही प्राइस चलता जाएगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई उछाल या गिरावट आई तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं उसके ऊपर जाएगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। मतलब कि अगर आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट के चलते रहते अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरते हैं एलएनजी के, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा हमें, तो हमें वही प्राइस देना होगा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ये नुकसान रह रहा है अभी। तो जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, मार्केट जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको हैम्पर होता है। तो अगर बात करें शॉर्ट टर्म जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो भी 6 से 12 महीने के होते हैं। तो यहां पर अभी क्या होगा, जो आईजीएक्स है तो वो क्या करेगा, एक डे अहेड और वीकली गैस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि और एफिशिएंट तरीके से प्राइस डिस्कवरी हो सकेगी
जो ये हमारी क्वाइट ओपेक मार्केट है, मतलब कि अभी धुंधली मार्केट है, अभी इतने बड़े पैमाने पर गैस मार्केट फैली नहीं है भारत में, अभी इसके शुरुआती चरण है। तो शुरुआती चरण में हम अभी डे टू डे के हिसाब से और वीक के हिसाब से जो है गैस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि अगर एक हफ्ते के बाद अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आती है ना, उसका हमें फायदा भी मिले। ओके, तो इस चीज के ऊपर अभी फोकस करेगा आईजीएक्स। तो ये है कि अभी नया प्राइस डिस्कवरी जो है वो होगा इस तरीके से जब नए कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे आने वाले समय में। और आखिर में बात की जा रही है कि जो डोमेस्टिकली गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, तो वो उसका प्राइस रेगुलेटेड होता है और एक तरह के जो है बेंचमार्क जो है वो स्थापित होता है कि जो भी हम अगर कंपेयर करें जो मैच्योर गैस मार्केट्स हैं अब्रॉड में, बाहर के देशों में, अगर उसके साथ भी कंपेयर करें तो हमारे यहाँ प्राइस अच्छे से रेगुलेट है। इनफैक्ट यहाँ पर बात करें जो आईजीएक्स है, वो जो है जो इसका जो प्राइस सिग्नल्स हैं वो अभी और तरीके से काम कर सकता है। जहां पर भी डोमेस्टिक गैस जो है मिस प्राइस्ड है, जहां पर भी किसी तरीके का लूप होल निकल कर आता है, उसको रिवील कर सकता है। तो अगर रिवील करेगा तो फायदा मिलेगा, जो कि हम उसको दुरुस्त कर सके, सही कर सके, सही प्राइस जो है वो लगा सके जो डोमेस्टिकली हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर एफिशिएंट प्राइसेस होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एक ट्रस्ट पैदा होगा इन्वेस्टर के मन में कि अभी प्राइसेस सही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। चाहे अपस्ट्रीम की बात करें, चाहे डाउनस्ट्रीम की बात करें, चाहे जहां पर गैस की प्रोडक्शन करके बाहर निकाल रहे हो, चाहे जहां पर एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आउटलेट निकल रहा है जब कंज्यूमर यूज कर रहा है, चाहे वहां पर, तो सब जगह इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो कोल गैसिफिकेशन है उसको भी जो है इंसेंटिव वाइज जो है वो भी करेगा ये चीज। तो हमें यहाँ पर चाहिए जो गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ्स है, मतलब कि जो व्हीकल्स गैस के एज ए गैस फ्यूल यूज करके चलते हैं तो उनके ऊपर जो टैरिफ्स हैं हम कम करें। ऐसे जो व्हीकल जो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि गैस से चलेगा, चाहे एलएनजी चाहे सीएनजी, तो उसके ऊपर जो है ड्यूटी कम रखें, टैक्स कम रखें, जो कि लोग उसको ज्यादा खरीदें। और अगर ज्यादा खरीदेंगे तो गैस की डिमांड बढ़ेगी तो फिर इसकी गैस की इकोनॉमी जो है, गैस की जो मार्केट है वो भी एफिशिएंट तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक जो है अच्छा फायदा जो है गैस ओरिएंटेड मार्केट में हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें गैस मार्केट की प्राइसिंग के बारे में चर्चा की गई है, कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट को शोर अप कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।